हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है और आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप अपने तैयारी को जारी रखें। दोस्तों इससे पहले मैंने 3 क्लासें आपको पढ़ाई थी, तो आज हमारी चौथी क्लास शुरू होने जा रही है जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। यहाँ से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आज हम ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप भी मेरे साथ पेन और अपना रजिस्टर उठाइए और जैसा टॉपिक मैं लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी मेरे साथ नोट्स बनाइए। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का चैनल है। इस क्लास के बाद इसकी जो PDF है वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर हमारा ये ऐप है, इस ऐप को क्या करना है दोस्तों, डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और उसके अंदर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को आप जरूर देखिए। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है सबको पता है, लेकिन इसकी जो आखिरकार जो है शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है ना, कब इसकी स्थापना हुई थी, उसका क्या नाम था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आप भी पेन और रजिस्टर उठा लीजिए मेरे साथ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है, ठीक है ना, ये कलकत्ता के अंदर स्थित है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई नेशनल लाइब्रेरी कहते किसे, अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग जो है संगठन के द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई है। तो एक छोटी सी परिभाषा है, वो परिभाषा दी गई है ALA ग्लोसरी में, राष्ट्रीय पुस्तकालय में परिभाषित करते हुए कहा कि राष्ट्र द्वारा अनुरक्षित एक पुस्तकालय। मतलब एक सिंपल सी परिभाषा है, नेशनल लाइब्रेरी किसे कहते हैं, ए लाइब्रेरी मेंटेन्ड बाय द नेशन। एक ऐसा पुस्तकालय जो एक राष्ट्र के द्वारा मेंटेन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी अर्थात राष्ट्र पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली क्या है कि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है, हर देश का एक नेशनल लाइब्रेरी होती है। जैसे अमेरिका की है, अमेरिका की भी एक राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इंग्लैंड की भी है, द ब्रिटिश लाइब्रेरी। उसी तरीके से भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ALA ग्लोसरी के अनुसार उन्होंने ये परिभाषा दी है कि ए लाइब्रेरी मेंटेन बाय द नेशन, एक ऐसी लाइब्रेरी जो एक राष्ट्र के द्वारा मेंटेन की जाती है, उस देश के द्वारा मेंटेन की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं। एक और परिभाषा, वे पुस्तकालय जो अपने नाम की ओर ध्यान ना देते हुए, ऐसे लाइब्रेरी या ऐसी लाइब्रेरी जिनसे अपने नाम से कोई मतलब नहीं है, देश में प्रकाशित सब महत्वपूर्ण प्रकाशनों की प्रतियों की प्राप्ति और संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन नेशनल लाइब्रेरी क्या है, नेशनल लाइब्रेरी इसकी परिभाषा एक ये भी है कि उससे नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरे देश के अंदर कोई भी पब्लिकेशन के द्वारा कोई भी किताब पब्लिश होती है उसको प्राप्त करने का जो अधिकार होता है किसके पास, नेशनल लाइब्रेरी के पास। और फिर जो किताबें नेशनल लाइब्रेरी में आती हैं उसके संरक्षण के भी उत्तरदायी हैं तथा कानून के द्वारा अथवा अन्य व्यवस्था के अधीन संग्रह पुस्तकालय का काम करते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहलाते हैं। आपने देखा है कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत भारत में कोई भी पब्लिकेशन अगर कोई किताब निकालता है, किताब पब्लिश करता है, तो एक जो कॉपी है, एक प्रतिलिपि है,
वो हमेशा हमेशा जो है क्या कह सकते हैं, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत हमेशा एक किताब जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में जाती है दोस्तों, जो कहाँ पर स्थित है, कलकत्ता के अंदर स्थित है। तो कहने का मतलब एक ऐसा लाइब्रेरी जो एक राष्ट्र के द्वारा मेंटेन किया जाता है और उसके पास एक डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत कोई भी प्रकाशक की एक किताब प्राप्त करने का अधिकार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आखिरकार नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जो है इतिहास इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुई थी उसका क्या नाम था, ठीक है ना, उसके कौन लाइब्रेरियन थे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो शुरुआत हुई थी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम के तौर पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। क्या है दोस्तों, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय। क्या कहते हैं दोस्तों, कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो है स्थापना हुई थी। तो हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसलिए जा रहे हैं कि यहीं से नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी। एक्चुअली नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी का नाम तो 1948 में पड़ा था। तो सबसे पहले इसका नाम क्या था, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना है, स्थापना का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं सेटअप। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1835 में। ठीक है, तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1835 में हुई थी। ठीक है, तो इस स्थापना का सुझाव किसने दिया था, हु सजेस्टेड। सुझाव का मतलब क्या होता है, सजेशन। भाई किस व्यक्ति ने कहा कि भाई कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होनी चाहिए, किसने कहा था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, अंग्रेज सरकार का राज था 1835 में। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था J.H. स्टोक्यूलर। क्या नाम था दोस्तों, J.H. स्टोक्यूलर। क्या नाम था दोस्तों, J.H. स्टोक्यूलर। कई बार पूछा जाता है कि भाई किस व्यक्ति ने सलाह दी या किस व्यक्ति ने सुझाव दिया कि भाई वहां पर जो है ये होनी चाहिए, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की जानी चाहिए। तो उस व्यक्ति का नाम है J.H. स्टोक्यूलर। क्या नाम है दोस्तों, J.H. स्टोक्यूलर नाम के व्यक्ति ने ये सुझाव दिया कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, एंड ओपन फॉर पब्लिक, और जनता के लिए कब खोला गया था। ये भी सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इस लाइब्रेरी को जनता के लिए, ध्यान रखना, जनता के लिए खोला गया। तो आपको पता होना चाहिए इस लाइब्रेरी को जनता के लिए खोला गया था 21 मार्च 1836 में। कब खोला गया था दोस्तों, 21 मार्च 1836 में जनता के लिए खोल दिया गया था। तो पहला सवाल तो ये बनेगा कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, 1835 में हुई थी। किसके सुझाव पर हुई थी, J.H. स्टोक्यूलर जो एक अंग्रेज था उसके सुझाव पर। और जनता के लिए कब खोला था, जनता के लिए खोला था 21 मार्च 1836 को जनता के लिए खोल दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के जो पहले मालिक का नाम क्या था, फर्स्ट प्रोप्रायर। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी पूछा जाता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले मालिक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट प्रोप्रायर, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम मालिक। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रथम मालिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रथम मालिक। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के जो
प्रथम मालिक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपायरियर। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोपायरियर कहते हैं प्रथम मालिक। तो प्रथम मालिक का नाम क्या था? ठीक है ना, इसके भाई मालिक कौन थे? सुझाव तो भाई अंग्रेज ने दिया था, J.H. स्टोक्यूले ने। तो प्रथम मालिक थे द्वारकानाथ टैगोर। क्या नाम था दोस्तों? द्वारकानाथ टैगोर। कौन था दोस्तों? द्वारकानाथ टैगोर। तो द्वारकानाथ टैगोर नामक व्यक्ति जो थे वो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के क्या थे दोस्तों? वो पहले मालिक थे। क्या थे दोस्तों? पहले मालिक थे। ठीक है। दूसरा सवाल बनता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? फर्स्ट लाइब्रेरियन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है ना। तो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, नाम आपको पियरी चंद्र मित्रा। कौन थे दोस्तों? तो ध्यान रखना है पियरी चंद्र मित्रा। क्या था? पियरी चंद्र मित्रा जो था वो पियरी चंद्र, ध्यान रखना क्या है दोस्तों? पियरी चंद्र। तो पियरी चंद्र मित्रा जो है वो क्या थे दोस्तों? इसकी जो है पियरी चंद्र मित्रा। ठीक है। तो पियरी चंद्र मित्रा नाम की जो जो महिला थी वो थी, क्या थी दोस्तों? पहली लाइब्रेरियन थी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैं इस टॉपिक में आपको बहुत ही सही एक एक चीज लाइन टू लाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि आप इस टॉपिक को बढ़िया राइटिंग में अच्छे से नोट्स बनाइए। उसके बाद जब 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1844 में इसे लॉर्ड मेटकाफ, जो गवर्नर जनरल थे, द्वारा इसे बड़ी इमारत में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है ना। जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है ना, तो 1844 में लॉर्ड मेटकॉफ, क्या नाम है दोस्तों? लॉर्ड मेटकॉफ, जो उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल। क्या थे दोस्तों? गवर्नर जनरल के द्वारा जी। तो 1844 में लॉर्ड मेटकॉफ कौन थे? गवर्नर जनरल थे, द्वारा इससे बड़ी इमारत में, ठीक है ना, इसे मतलब इस कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इसे बड़ी इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है ना। इसे बड़ी इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। कब भाई? 1844 के अंदर। ध्यान रखना किसके द्वारा? लॉर्ड मेटकॉफ। ध्यान रखना, लॉर्ड मेटकॉफ जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा इसको बड़ी इमारत में क्या कर दिया था दोस्तों? जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1899 में जब वहां पर एक जो वाइस रॉय आए थे, जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन। क्या था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। तो जी, ये कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं आगे। तो अब कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी हो गया है। तो आपको पता है कि 1891 में एक वॉइस राय थे जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन कौन थे दोस्तों? वाइस रॉय। तो 1891 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी, किसकी लाइब्रेरी दोस्तों? कौन सी लाइब्रेरी? इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1835 में हुई थी, लेकिन 1891 में जो है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। अब लॉर्ड कर्जन ने इसकी जो स्थापना कैसे की थी? कई सारे सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर। तो स्थापना जो है लॉर्ड, तो 1891 में लॉर्ड कर्नल के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कहीं
सचिवालय पुस्तकालय, कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर की गई। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि जितने भी छोटे छोटे जो सचिवालय सेक्रेटरीट लाइब्रेरी थे उन सबको मिलाकर जो है उन्होंने किसकी स्थापना की है, जो है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की है। तो ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी से कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो इंपीरियल लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने की थी। फिर उसके बाद 1902 में लॉर्ड कर्जन ने एक इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट लगाया था। उसके एक्ट के तहत कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को साथ में जोड़ दिया गया था। ठीक है ना। उसके बाद लॉर्ड कर्जन द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902 के तहत कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ विलय कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने एक इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट बनाया जो 1902 एक्ट वाला है। इस एक्ट के तहत कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ क्या कर दिया दोस्तों? विलय कर दिया। और विलय करने के बाद इसका जो नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी। क्या नाम रखा था दोस्तों? न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन आया, उसने जो है कई सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की। फिर उन्होंने 1902 में एक इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट बनाकर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ विलय कर दिया। फिर दोनों को मिलाने के बाद इसका नाम पड़ा था न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी। क्या था दोस्तों? न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक है। तो अब न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी का जो शुभारंभ कब किया गया था तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी, ये आ गया नाम इसका दोनों को मिलाकर। न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी जो है इसका जो शुभारंभ है, ठीक है ना, इसकी जो शुरुआत है यह कह सकते हैं शुभारंभ। ये कई बार डेट पूछी जाती है। इसका न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी का शुभारंभ कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1903 में। कब हुआ था दोस्तों? 30 जनवरी 1903 में। तो 30 जनवरी 1903 में न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी जो है इसका क्या हुआ था दोस्तों? जो है शुभारंभ किया गया था। तो न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से इसे जाना जाता है। फिर इसे मेटकॉफ हॉल कलकत्ता में इसे औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया था। ठीक है ना। फिर इसे जनता के लिए खोल दिया गया तो ओपनड फॉर पब्लिक, जनता के लिए खोल दिया गया था इन मेटकॉफ हॉल। तो मेटकॉफ हॉल में जनता के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया गया था। किसे? न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी। तो हम बात करते हैं कि मेटकॉफ हॉल में जनता के लिए खोल दिया गया था। जनता के लिए खोला गया। किसके लिए खोला गया दोस्तों? जनता के लिए खोला गया था। अब हम बात करते हैं कि न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? तो फर्स्ट लाइब्रेरियन, कई बार सवाल पूछा जाता है। तो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे जॉन मैकफार्लेन। कौन थे दोस्तों? जॉन मैकफार्लेन थे। ये सवाल कई बार पूछा जाता है।
कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे पियरी चंद्र मित्रा थे। लेकिन अब पूछा जाता है कि जो है न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? वो थे जॉन मैकफॉलन। अब जॉन मैकफॉलन कौन थे आपको पता है? तो आपको पता है कि ब्रिटेन का जो क्या कह सकते हैं लाइब्रेरी है, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के सहायक पुस्तकालय, ब्रिटिश लाइब्रेरी के सहायक पुस्तकालय क्या है दोस्तों? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे इंग्लैंड में, वो इंडिया आए थे, और आए थे तो उनको जो है न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था। तो इंपीरियल लाइब्रेरी या न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? जॉन मैकफार्लन थे। कौन थे दोस्तों? जॉन मैकफार्लन थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी, फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन, इंपीरियल न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन कौन थे? पहले भारतीय पुस्तकालय, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष किसका? न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी। देखिए न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी के जो प्रथम जो लाइब्रेरियन थे वो जॉन मैकफॉर्लन थे। लेकिन परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन कौन थे? प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष इंडिया का कौन था लाइब्रेरियन? इंपीरियल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन कौन था? वो थे हरिनाथ डे। क्या नाम था दोस्तों व्यक्ति का? तो वो ध्यान रखना है हरिनाथ डे। तो 1907 से 1911 तक वो जो है वो इंपीरियल लाइब्रेरी के क्या थे दोस्तों? वो लाइब्रेरियन थे। ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। फिर 1911 में इनकी डेथ हो जाती है। तो मृत्यु के बाद J.A. चैपमैन, ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है, इनकी मृत्यु के बाद J.A. चैपमैन ने जो है इसका कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 1911 में, ध्यान रखना हरिनाथ डे, 1911 में इनकी मृत्यु के बाद J.A. कई बार सवाल पूछा जाता है तो कि भाई हरिनाथ डे के बाद जो है किन को बनाया गया था? तो J.A. चैपमैन ने कार्यभार संभाला था। तो J.A. चैपमैन ने न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी का कार्यभार संभाला, न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी का कार्यभार संभाला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर क्या है दोस्तों? हम बात करते हैं न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला हो गया कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा हो गया इंपीरियल लाइब्रेरी, फिर इन दोनों को मिलाकर एक एक्ट के तहत न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी हो गया। तो अब इसके बाद जो है आगे हम पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ था दोस्तों। ठीक है, आगे क्या हुआ था, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि 1926 में, ठीक है दोस्तों, तो 1926 में क्या है, एक समिति आई थी। क्या आई थी दोस्तों? 1926 में एक समिति आई थी भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार ने इस पुस्तकालय का पुनर्गठन और प्रशासनिक सुरक्षा के लिए, तो 1926 में भारत सरकार ने इस लाइब्रेरी का पुनर्गठन और प्रशासनिक सुरक्षा के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रशासनिक सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, प्रशासनिक सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है प्रशासनिक सुरक्षा के लिए एक कमेटी का आयोजन हुआ था। ध्यान रखना, प्रशासनिक सुरक्षा के लिए J.A. रिची की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। J.A. रिची, ध्यान रखना, J.A. रिची की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। किसका गठन किया दोस्तों?
समिति का गठन किया था। कब गठन किया था? 1926 में। भाई सरकार को लगा कि भाई न्यू इम्पीरियल लाइब्रेरी जो है इसको प्रशासनिक सुरक्षा देना होगा, ऐसा पुनः गठन करवाना होगा। तो 1926 में जे.ए. रीची की अध्यक्षता में रीची समिति की जो है वो स्थापना की गई थी। अब कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जे.ए. रीची ने क्या कहा था। भाई समिति बनी है तो कोई ना कोई तो अमेंडमेंट हुआ होगा। तो जे.ए. रीची समिति ने इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनाने की सिफारिश की। तो ध्यान रखना है, जे.ए. रीची समिति ने इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट डिपोजिटरी लाइब्रेरी, ध्यान रखना, इसको क्या कहा था कि जे.ए. रीची समिति ने इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनाने जो है डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनाने की सिफारिश की। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी को किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि भाई इसे कॉपीराइट डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनाया जाए। तो इसे कॉपीराइट डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा देने की सिफारिश जो है वो जे.एच. रीची समिति के द्वारा इसको की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद भारत आज़ाद हो गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है 1948 में। तो आज़ादी के बाद, ठीक है ना, आज़ादी के बाद भारत आज़ाद 1947 में हुआ। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने आज़ादी के बाद 1948 में इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसका नाम भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, कर दिया गया। तो ध्यान रखना, इसे भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 में इसका नाम कर दिया गया था। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो आपको पता होना चाहिए लोकेटेड एट, मतलब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारत में कहाँ पर स्थित है? तो भारत में है कोलकाता में। कहाँ पर है दोस्तों? भारत में कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है ना। तो भारत के अंदर कोलकाता राज्य में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता राज्य में, कलकत्ता में जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है वो स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं अक्सर इनको पूछा जाता है और विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब कई बार पूछा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी के जो पहले डायरेक्टर कौन थे, फर्स्ट डायरेक्टर, ये सवाल पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर। तो ध्यान रखना है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय के पहले डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर आर के दास गुप्ता। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर आर के दास गुप्ता। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर आर के दास गुप्ता थे। तो डॉक्टर आर के दास गुप्ता कौन थे? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के क्या थे? डायरेक्टर थे। और कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, तो क्योंकि पहले क्या था, पहले डायरेक्टर ही होता था, लेकिन उसके बाद जो है इसका नाम डायरेक्टर जनरल कर दिया गया था। तो पूछा जाता है कि पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती। कौन थे दोस्तों? प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती। कौन थे? प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती जो थे वो पहले डायरेक्टर जनरल थे। ध्यान रखना, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने योग्य है। तो ध्यान रखना, पहले जो डायरेक्टर थे वो थे डॉक्टर आर के दास गुप्ता,
और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो थे प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती थे। अब करंट का भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, वर्तमान में। तो ये कई बार पूछा जाता है कि नॉट कि करंट डायरेक्टर जनरल कौन है। तो करंट डायरेक्टर जनरल की बात मतलब 2025 में, ठीक है ना। तो करंट डायरेक्टर जनरल मतलब करंट का मतलब 2025 की बात करें तो करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। कौन है दोस्तों? प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, ध्यान रखना। तो प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जो थे वो क्या थे दोस्तों? जो है क्या है, सॉरी, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह वर्तमान में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के क्या है दोस्तों? डायरेक्टर जनरल हैं। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको एक करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी, क्या कहते हैं दोस्तों? इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि भारत के अंदर 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। क्या है दोस्तों? भारत के अंदर 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। उनमें से एक लाइब्रेरी कौन है दोस्तों? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी जो है वो क्या है दोस्तों? वो आपको ध्यान रखना है डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक एक्ट बना हुआ है उस एक्ट का नाम है डिलीवरी ऑफ बुक्स। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत, 1954 के तहत ये लाइब्रेरी किसी भी प्रकाशन की एक, ये लाइब्रेरी किसी भी प्रकाशन की एक प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार रखती है। एक प्रतिलिपि यानी कॉपी, एक प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार रखती है, अधिकार रखती है, ठीक है ना। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत यह लाइब्रेरी किसी भी प्रकाशन की एक प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार रखती है। पूरे भारत में जितने भी प्रकाशन है उनके द्वारा कोई भी किताब पब्लिश होती है तो एक किताब जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भेजी जाती है दोस्तों। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया साल में कितने दिन तक खुली रहती है? तो ये लाइब्रेरी का मतलब होता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये लाइब्रेरी साल में 362 दिन तक जो है वो खुली रहती है। 362 दिन तक खुली रहती है। भाई साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से सिर्फ 3 दिन ही हॉलीडे होती है। 362 दिन तक ये खुली रहती है और अपनी सेवाएं जो हैं नए जो रीडर्स हैं, यूजर्स को हैं, ये कई सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये भी सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। और एक सवाल ये पूछा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी जो है वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यह वर्तमान में पुस्तकों का वर्गीकरण करने के लिए डीडीसी का 23वां एडिशन का प्रयोग करती है, ठीक है ना। भाई हर एक लाइब्रेरी के अंदर किताबों को व्यवस्थित करने के लिए कोई ना कोई एक क्लासिफिकेशन स्कीम अर्थात वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग करना होता है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा वर्तमान में पुस्तकों को वर्गीकृत करने के लिए, पुस्तकों को वर्गीकरण करने के लिए जो है डीडीसी का 23वां एडिशन का प्रयोग करती हैं। लेकिन ये पुस्तकों को सूचीबद्ध का मतलब होता है कैटलॉग करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना कौन से कैटलॉग का प्रयोग करती है? यह वर्तमान में, यह का मतलब नेशनल लाइब्रेरी इंडिया, ये वर्तमान में पुस्तकों को
पुस्तकों को सूचीबद्ध करने के लिए AACR2 का प्रयोग करती है। सूचीबद्ध का मतलब क्या हो गया? कैटलॉग। भाई लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को कैटलॉग करने के लिए जो है ये लाइब्रेरी जो है AACR2 का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है दोस्तों? AACR2 का प्रयोग करती है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने ये टॉपिक पढ़ा है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है इन थ्योरी को आप जरूर अपने नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना है कि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। मैंने आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाया है। लाइब्रेरी साइंस की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपको पता है? कि लाइब्रेरी साइंस की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी कंटेंट एक पर्टिकुलर किताब के अंदर नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए अगर वो किताब है तो कई बार वो हिंदी मीडियम की किताब होती है, क्योंकि किताब की जो साइज होती है वो नॉर्मल साइज होती है। ज़्यादा बड़ी अगर साइज करते हैं तो वो मार्केट में उसकी जो प्राइस ज़्यादा होती है और स्टूडेंट खरीदता नहीं है। तो इसलिए वो क्या करता है कि शॉर्ट नोट्स आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। जब तक आप प्रॉपर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात आपको पता है कि भारत के अंदर लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे डॉक्टर S.R. रंगनाथन। तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन वो क्या थे? वो साउथ इंडिया से संबंध रखते थे। उन्होंने अपनी सारी किताबें इंग्लिश में लिखी थी। तो हम जो है हिंदी भाषी राज्यों में उनका हिंदी ट्रांसलेट करवाया गया था। तो हिंदी ट्रांसलेट करते समय अलग अलग जो है शब्दों का प्रयोग किया गया था, इसलिए कुछ वर्ड अपन को इंग्लिश में ही समझने पड़ेंगे। अगर आप उसको शुद्ध हिंदी में समझोगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आ सकती है दोस्तों। इसलिए हमने जो आपको ये कंटेंट है ऐसा कंटेंट आपको दिया है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। अगर मान लीजिए कुछ वर्ड हिंदी में अटपटा लगता है तो उसको अंग्रेजी में देख लीजिए, और कुछ वर्ड अंग्रेजी में अटपटा लगता है तो हिंदी में देख लीजिए। हमने जो देश की पूरे हिंदुस्तान की जो टॉप मोस्ट जो कंटेंट है वो कंटेंट से हमने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया है, ताकि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हर कोई विद्यार्थी किताब पढ़ता है, ठीक है ना, और हर कोई विद्यार्थी सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं वो सिलेबस शुरू करते हैं, जब तक सिलेबस पूरा हो जाता है उससे पहले उसके एग्ज़ाम आ जाता है और वो विद्यार्थी उस कंपटीशन एग्ज़ाम से बाहर निकल जाता है। क्योंकि इसके अंदर एक 3 स्टेप होता है कि सबसे पहले सिलेबस को जितना जल्दी हो सके पूरा करो, फिर उसके बाद आप रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पूरी दुनिया किताबें पढ़ती है लेकिन एग्ज़ाम के अंदर वो सवाल सही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि इस टॉपिक से सवाल बनने का तरीका क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कैसे पढ़े, सवाल को कैसे सॉल्व करें, तब जाकर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए आपको एक सही रणनीति और सही मार्गदर्शन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, जो वर्तमान में राजस्थान की एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं लाइब्रेरियन पद पर कार्य कर रहा हूं। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस फील्ड में, तो संघर्ष के दौरान और अनुभव के दौरान मैंने चीज़ें पढ़ी और वहाँ से मुझे पता चला कि भाई कहाँ से कंटेंट लाना है और स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है दोस्तों। इसलिए अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार एप्लीकेशन में जाकर ऐप जरूर डाउनलोड करें और ऑनलाइन स्कूल इंडिया, वहाँ जाकर आप कंटेंट देखें। लाइब्रेरी साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट। अगर आपको एक ही जगह पर सारा कंटेंट चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। बस आपको हमने जो कंटेंट दिया है उसको आपको अपने रजिस्टर में लिखना है, उसके बाद बस रिवीजन कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए इस टॉपिक को पूरा करते हैं जल्द। देखिए उसके बाद क्या हुआ था कि 1948 में इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रखा गया था, लेकिन 1 फरवरी 1953 को, ठीक है ना दोस्तों,
नॉट 1 फरवरी, तो 1 फरवरी 1953 को देश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, देश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, ठीक है ना, देश के उस समय देश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इस लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया गया, जनता के लिए खोल दिया गया था, ठीक है ना दोस्तों। तो 1 फरवरी 1953 को देश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इस लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया गया था। 1 फरवरी 1953 को खोल दिया गया था। और उसके बाद से ये हमारी भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है नए यूजर्स के लिए, नए रीडर्स के लिए और उनके लिए जो प्रकाशन के द्वारा जो किताबें भेजी जाती हैं उनको सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व निभा रही हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप जरूर एक बार इसका नोट्स बनाइए और एक बार इसको 2-4 बार पढ़िए, तो आपका टॉपिक ये 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। एक बार नोट्स बनाइए, उसके बाद कमेंट में पढ़ने के बाद आप जरूर एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि इससे पहले हमने 3 टॉपिक पढ़ाए थे। तो 3 टॉपिक में आपने मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि मैंने आज 14 टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आपको ये टॉपिक कैसा लगता है जरूर पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए दोस्तों। जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उसके आंसर हम देते हैं। पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहले क्या नाम था? तो ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहले नाम था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। क्या नाम था दोस्तों? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी था। इसकी शुरुआत जो है वो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर हुई थी। लेकिन अब हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन यहाँ पर सारे विद्यार्थी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी करेंगे, लेकिन सही आंसर क्या है तो आपको बता देता हूँ। सही आंसर इसका जो होगा वो होगा आपका इंपीरियल लाइब्रेरी। क्यों होगा इंपीरियल लाइब्रेरी? क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय, देखिए, तो सबसे पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी आया, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसको इंपीरियल लाइब्रेरी आया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या, बच्चे कंफ्यूजन कैसे होते हैं, तो देखिए कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी आया था 1835 में और इंपीरियल लाइब्रेरी आई थी 1891 में। फिर इन दोनों को क्या कर दिया दोस्तों, इनको दोनों को विलय कर दिया। विलय करने के बाद इसका नाम क्या पड़ा था? न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है ना, न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी इसका नाम रखा गया था। फिर इसका बाद में इसका नाम पड़ा था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्या पड़ा था दोस्तों? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का पहले क्या नाम था दोस्तों? इंपीरियल लाइब्रेरी। यहाँ पर आप न्यू भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंपीरियल लाइब्रेरी। तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहले क्या नाम था? तो पहले नाम था इंपीरियल लाइब्रेरी था। तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1891 में। कब हुई थी दोस्तों? 1891 में हुई थी दोस्तों। स्वतंत्र भारत में नेशनल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो नेशनल लाइब्रेरियन मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी, तो ध्यान रखना है नेशनल लाइब्रेरी के जो प्रथम लाइब्रेरियन थे वो थे BS केशवन। मैं यहाँ लिखाना भूल गया था, आपको लिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर। तो जब 1948 में, ठीक है ना, तो 1948 में जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय नाम इसका क्या गया था? नेशनल
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जो नाम है वो कब किया गया था? 1948 में किया गया था, एक्ट लगाकर। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के जो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, तो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है, प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे वो थे आपके जो है B.S. केशवन। वो कौन थे दोस्तों? B.S. केशवन थे। कौन थे दोस्तों? B.S. केशवन थे। तो B.S. केशवन जो थे वो क्या थे? प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों? प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, किसके? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के। तो ये सवाल ये कह रहा है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो वो थे आपके वो थे B.S. केशवन साहब थे। कौन थे दोस्तों? B.S. केशवन साहब थे। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? इंपीरियल लाइब्रेरी, तो उसके प्रथम लाइब्रेरी थे वो थे जॉन मैकफार्लेन। कौन थे दोस्तों? जॉन मैकफार्लेन जो थे इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन थे। इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया गया था। तो इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला था? तो ध्यान रखना है, 30 जनवरी 1903 में। कब खोला था दोस्तों? 30 जनवरी 1903 में खोल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी वर्ष में कितने दिन खुला रहता है? तो कितने दिन खुला रहता है दोस्तों? 362 दिन खुला रहता है। कितने दिन खुला रहता है दोस्तों? 362 दिन खुला रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय में किताबें जमा करवाई जाती हैं, तो कौन से एक्ट के तहत दोस्तों? तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट जो 1954 है, ठीक है ना, उसके तहत जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय में किताबें जमा करवाई जाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है किसके अधीन कार्य करता है? तो ये कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मतलब संस्कृति मंत्रालय। मतलब संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है काम करता है दोस्तों। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे? तो प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन हरिनाथ डे थे, जो 1907 में बने थे, और 1911 में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी दोस्तों। उसके बाद देखिए, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी लगी। आप पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए। देखिए, हमारा ये शानदार रिजल्ट है। ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हमेशा हर वैकेंसी के अंदर हमने शानदार रिजल्ट दिया, चाहे राजस्थान थर्ड ग्रेड 2022 हो, चाहे EMRS की भर्ती 2023 हो, चाहे तेलंगाना की भर्ती हो, चाहे त्रिपुरा की भर्ती हो, सभी भर्ती में यहाँ से हमने EMRS में यहाँ से 80+ विद्यार्थियों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप भी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हो तो आपको जो कंप्लीट कोर्स है वो 1999 में आपको बिहार का कंप्लीट लाइब्रेरियन कोर्स मिलेगा, जिसमें आपका रिकॉर्डेड कोर्स भी रहेगा और उसके साथ जो है लाइव MCQ क्लास भी आपकी रहेगी। और स्पेशल बिहार लाइव कोर्स, स्पेशल बिहार जो लाइव कोर्स है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। वो शुरू कब करने जा रहे हैं दोस्तों? 1 मार्च 2025 से हम जो सेकंड यूनिट है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, उस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप रिकॉर्डेड क्लासेस से नोट्स बनाइए, लाइव MCQ से रिवीजन कीजिए, और उसके बाद हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी ये तीनों किताबों को मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे तीनों किताबों को मंगाने के लिए राजदीप बुक डिपो से संपर्क कर सकते हैं। और बुक ऑर्डर करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप के माध्यम से आप मंगा सकते हैं। अगर इस किताब का लिंक चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको जी, 89 490 86 504, 89 490 86 504। ये स्पेशली बिहार वालों के लिए है। किसके लिए दोस्तों? ये बिहार वालों के लिए मैंने नंबर स्पेशली बनाया है आपके लिए।
89 490 86 504 दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये टॉपिक कैसे लगा पढ़कर जरूर कमेंट कीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों, क्योंकि मेरा मानना है जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।